गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो हमारा नया देश चल रहा था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो था नेपाल। पिछली वीडियो में हमने नेपाल देश के सामान्य परिचय, उसके भौतिक प्रदेश, उसका धरातलीय स्वरूप कैसा है और वहाँ पे अपवाह प्रणाली कौन कौन सी पाई जाती है उसके बारे में चर्चा की। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेपाल की भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि वहाँ की जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ, कृषि, खनिज, इन सभी के बारे में क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल की जलवायु के बारे में, तो जो नेपाल देश है यहाँ की जलवायु पर यहाँ की भू-आकृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ जलवायु में अंतर धरातल की ऊंचाई और उसकी मानसून की गति के कारण देखने को मिलता है। वहीं अगर देखें तराई प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि तराई प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर क्या है, वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर टेम्परेचर देखें तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो रहा है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर कम हो रहा है। और वहीं अगर बात करें हम वर्षा की, तो वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, कम हो रही है। तो नेपाल जो है यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 240 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर जो यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है उसकी मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें नेपाल में, तो यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में सामान्य गर्मी रहती है, और जबकि ऊंचे पर्वतीय जो शिखर है वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। काठमांडू की बात करें तो काठमांडू का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ जनवरी माह में क्या है, बहुत सर्दी पड़ती है और यहाँ का जो औसत टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से गिर जाता है। लेकिन अगर तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर है वह 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊँचा तापमान कहीं भी नहीं पहुँचता है। वहीं अगर हम बात करें कि नेपाल की वनस्पति कैसी है, यानी कि नेपाल में कौन कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, तो नेपाल की प्राकृतिक वनस्पति भी यहाँ पर जो जलवायु है, जैसा यहाँ पे धरातल है, तो उसके कारण उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ की वनस्पति देखिए तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वनस्पति में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को फिजिकल पोर्शन में भी बताया था कि जो नेपाल है वो बहुत क्या है, पहाड़ी प्रदेश है, यानी कि वहाँ पर क्या है, हिमालय की गोद में बैठा हुआ प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस आधार पर क्या है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, जो वेजिटेशंस है यहाँ पे उसमें अंतर देखने को मिलेगा। और ऊंचाई के साथ यहाँ पे तापमान में भी परिवर्तन होता है। वनस्पति की बात करें तो नेपाल का 40% भाग ऐसा है जिसमें वन पाए जाते हैं। पहाड़ी ढाल वनाच्छादित है। और नेपाल की अगर मुख्य वनस्पति की बात करें तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से 4 प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर हम 4 प्रकारों में देखें तो सबसे पहले नंबर पर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, जो उष्णकटिबंध है और वहाँ पर वन कैसे मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। और वहीं सेकंड नंबर पे देखें तो इसमें पतझड़ मानसूनी वन, मानसून का प्रभाव पड़ता है और पतझड़ी वन मिलते हैं। वहीं थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पर सदाबहार कोनदारी वन मिलते हैं, यानी कि सदाबहार रहते हैं और कोनदारी होते हैं। कोनदारी का मतलब समझते हो, कोने वाले, जिनके पत्ते क्या होते हैं, त्रिकोणिया होते हैं, जो पहाड़ी मतलब एरिया होता है वहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। और इनके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, अल्पाइन घास भी मिलती है। और यहाँ पर्वतीय ढालों पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं। और यहाँ के अगर वृक्षों के देखें तो वृक्षों में साल हो गया, ओक के वृक्ष हो गए, ये मुख्य रूप से मिलते हैं। और जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, पतझड़ी वन भी मिलते हैं, यानी कि पतझड़ के वृक्ष मिलेंगे। और इसके अलावा जो कोनदारी वन है वो सदाबहार मिलते हैं। ठीक है, अब अगर देखें जो ये वन है इनका विस्तार क्या है, 2300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, जो कोनदारी वन है। और इन वृक्षों में मुख्य रूप से कोनदारी वनों की बात करते हैं तो कोनदारी में वृक्ष आप लोग नोट कर सकते हो, इसमें ओक, देवदार, चीड़, बर्च, फर, ये क्या है, मुख्य रूप से मिलते हैं। और इनको अगर देखें तो इनका प्लाइनवुड, दियासलाई, इन सभी में क्या है, इसका उपयोग होता है, यानी कि प्लाइनवुड बनाने में, दियासलाई बनाने में इन वृक्षों का जो भी आपको बताए हैं जैसे ओक, देवदार, चीड़, बर्च, फर हो गया, तो इनका यूज़ किया जाता है। और वहीं महाभारत लेख और निम्न हिमालय श्रेणी जो है, अब आप ये
फिजिकल पोर्शन जब आपको करवाया था नेपाल का, तो उसमें आपको महाभारत लेक और निम्न हिमालय श्रेणी के बारे में भी बताया था, विद मैप समझाया है। तो वहाँ पर क्या है, 3600 मीटर की ऊंचाई पर अगर देखें तो अल्पाइन घास उगती है। तो ये चीज़ नोट कर लेना आप अच्छे से कि जो कोनदारी वन है, जैसे कोनदारी वन की बात की है, वो तो 2300 से क्या है 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलेंगे। और वहीं अगर हम अल्पाइन की बात करते हैं तो जो अल्पाइन है वो क्या है 3600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर काई जैसी वनस्पति देखने को मिलती है। और अधिक ऊंचाई पर जैसे मान लो 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते जो वनस्पति है उसका क्या है, अभाव है। और इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि जो नेपाल है वह वन संपदा में क्या है, बहुत विशाल है। लेकिन यहाँ के जो दुर्गम पहाड़ियों के कारण क्या है, यहाँ पे आवागमन की असुविधा रहती है और इसलिए क्या है, इन वन का सदुपयोग हो पाता है। तो इस आधार पर क्या है, आप लोग समझ सकते हो कि जो ये नेपाल है यहाँ पर क्या है, वन संपदा जो है वो विशाल पाई जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें मिट्टियों की, तो नेपाल में मिट्टियाँ कैसी मिलती हैं। तो नेपाल में अगर मिट्टियाँ देखें तो यहाँ पर जलोढ़, काली मिट्टी, पॉडोजोलिक, लैटेराइट मिट्टी, ये क्या है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और तराई क्षेत्रों के मध्यवर्ती घाटियों में क्या है, उपजाऊ दोमट, चीका व जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो जो काठमांडू घाटी है उसमें विशेष प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर तो मुख्य मिट्टियाँ पूछें कि कौन कौन सी हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो, जलोढ़ हो गई, काली मिट्टी होगी, काली जलोढ़ होगी, पॉडोजोलिक, लैटेराइट, ये क्या है मुख्य रूप से मिलती हैं। और इनके अलावा उपजाऊ दोमट, चीका मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी तो मिलती है। लेकिन काठमांडू की घाटी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और वही मध्यवर्ती ऊंचे धरातलों पर पॉडोजोलिक मिट्टी मिलेगी। ठीक है, जो मध्यवर्ती ऊंचे धरातल है, ये भी आपको फिजिकल पोर्शन में दिखाया था एरिया। और जो नीचे के ढाल है वहाँ पर क्या है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है। तो नेपाल में मिट्टी के कटाव की समस्या जो है वो बहुत गंभीर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की कृषि की, यहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा है, तो नेपाल क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। नेपाल में देश का कुल क्या है 18% भाग ऐसा है, या फिर 18% क्षेत्र पर क्या है, कृषि की जाती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि हालांकि कृषि प्रधान है, लेकिन 18% जो एरिया है वह क्या है, बहुत सीमित है। यानी कि इसमें कृषि योग्य भूमि क्या है, बहुत सीमित है। कृषि योग्य जो भूमि है इसकी अगर आप लोग ये सोचो कि यहाँ पर इन जो सीमित होने का कारण क्या है, यानी कि कृषि योग्य भूमि कम क्यों है, तो यहाँ पर क्या है, जो देश है इसका 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 हिस्सा ऐसा है जो क्या है, जंगल है। और जिसमें 40% भाग कैसा है, जिसमें पहाड़ी या फिर जो बंजर है। तो इस आधार पर क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है वो असीमित है, सीमित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 90% जनसंख्या फिर भी कृषि कार्य में संलग्न है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एरिया तो हालांकि 18% ही कृषि योग्य है, लेकिन नेपाल की 90% जनसंख्या क्या है, कृषि में लगी हुई है। और यद्यपि अगर देखें यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें हैं उनमें चावल, इस चीज़ को आप देख लेना, क्या है जो मेन फसलें हैं, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, जौ, आलू, और इसके अलावा क्या है, जो सब्जियां हैं, ये मुख्य फसलें हैं। और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र सीमित होने के कारण क्या है, खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। इस चीज़ को भी नोट कर लेना कि जो खाद्यान्न है वो क्या है, यहाँ पर आयात किए जाते हैं। पश्चिमी तराई प्रदेश में सिंचाई का विकास कर कपास उत्पन्न की जाती है। नेपाल में अगर देखें सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है वह कौन सी है, चावल है। और चावल की जो खेती है वह मुख्य रूप से वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, तराई प्रदेश, नदी घाटियों और पर्वतों के निचले ढालों में, यानी कि सीढ़ीनुमा खेतियों में की जाती है। और देश के कुल निर्यात व्यापार में देखें तो चावल का जो भाग है वह क्या है, 45% है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना। और पर्वतीय ढालों की बात करते हैं तो पर्वतीय ढालों पर क्या है, यहाँ पर मक्का उत्पादित किया जाता है। और जूट की खेती देखें तो मुख्य रूप से कोसी के पूर्वी तराई क्षेत्र में की जाती है। तंबाकू की खेती भी क्या है, तराई क्षेत्र में की जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि तराई एरिया जो है वहाँ पर जूट की और तंबाकू की खेती की जाती है। लेकिन जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर जो छोटी इलायची होती है, आप लोग छोटी इलायची से परिचित हो गए सभी, चाय में मोस्टली यूज़ होती है। तो जो छोटी इलायची होती है जैसे मसाले वगैरह, तो इसमें क्या है, ये व्यापारिक कृषि यहाँ पर की जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें
तो यहाँ पर क्या है, हालांकि कृषि में जो नेपाल है इसमें क्या है, कई ऐसे कारक हैं जो बाधक तत्व बनते हैं। उनमें अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक उच्चावच की विषमता देखने को मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ढाल है वो बहुत तेज़ मिलता है, जलवायु विषम मिलती है। तो इस प्रकार की ये क्या है, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो क्या है कृषि में बाधक होती हैं। हालांकि यहाँ पर क्या है, सिंचाई का विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग और किसानों को कृषि संबंधित उन्नत तकनीकें जो हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस आधार पर क्या है, यहाँ पर कृषि अच्छी की जाती है। और कृषि के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखना, यहाँ पर पशुपालन भी विकसित रूप से किया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं नेपाल में खनिजों के बारे में, कि नेपाल में खनिज कौन कौन से मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि नेपाल जो है यह खनिजों की दृष्टि से क्या है, धनी राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर ऐसे खनिजों का या फिर आप ऐसे कह दो कि यहाँ पर जो मेन खनिज हैं वहाँ उनका क्या है, अभाव देखने को मिलता है। हालांकि अगर देखें तो यहाँ पर जो भूगर्भिक सर्वेक्षण हो रहे हैं तो उसमें कुछ खनिज भंडारों का पता लगाया गया है। तो इसके आधार पर अगर देखें भूगर्भिक सर्वेक्षणों के द्वारा, तो जो काठमांडू है यहाँ पर क्या है, अभ्रक के भंडार प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ अभ्रक का उत्पादन किया जा रहा है, और कुछ अन्य खनिज ऐसे हैं जिनका उत्पादन हो रहा है। अब उन अन्य खनिजों में आप लोग काउंट कर सकते हो, जिनमें लोहा, अयस्क हो गया, कोयला, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता, सीसा, सोना और चांदी, ये क्या है, ये प्रमुख खनिज हैं। और यहाँ की जो नदियाँ देखें तो नदियों के द्वारा जल विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है। तो इसलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नेपाल में 2 वृहद जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। तो इस आधार पर क्या है, ये नेपाल में खनिज क्या है जो ये मिलते हैं। तो आई होप कि आपको जो नेपाल का आज हमने भौगोलिक विशेषताएं बताई हैं, यानी कि यहाँ की जो जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी मिलती है, यहाँ की मिट्टियाँ, कृषि और खनिजों के बारे में जो भी आपको बताया है, आपको समझ आ गया होगा। और इसमें जो एरिया बताए गए हैं, मैं बहुत बार आपको कहती हूँ कि उनको आप एटलस एक बार ज़रूर चेक किया करें। हालांकि फिजिकल पोर्शन में हम लोग वो मैप में बता भी देते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा बार आप उसको देखोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा ध्यान में रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट जरूर कर लेना। धन्यवाद।